हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आज आपकी क्लास लाइव होनी थी बट ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रही है क्योंकि आई एम नॉट वेल बट इस वजह से मुझे जल्दी निकलना था। तो बट आई थॉट कि यार आप लोग की क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। सो मैं ये जो क्लास है वो आज के टॉपिक की रिकॉर्ड करके जा रही हूँ एंड आई वांट कि आप सब लोग इस क्लास को पूरा देखें, ठीक है। सो लास्ट क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो वी वर ऑलरेडी डन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम लोगों ने दो तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, हमने एक जनरलाइज प्रोसेस पढ़ा था और हमने ये चेक किया था कि यार हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजी का या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कर रहे होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो उसमें जो पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है आपके रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर हुए हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या नेसेसरी होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम हैं जो कि आपका काम करेंगे एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना। ये हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल को कट करने का काम करते हैं। दे आर दी मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची है ये, ठीक है। अब जब मैं इन मॉलिक्यूलर सीजर की बात कर रही हूं तो कुछ ना कुछ काट रहे होंगे। पूरे जेनेटिक मटेरियल में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये कौन सा बॉन्ड है इन पर्टिकुलर जो ये कट करते हैं? सो बेसिकली ये कट करते हैं आपका, बेसिकली क्लीव करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड क्लीव करते हैं? दे क्लीव the phosphodiester bond, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करने का काम करते हैं। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, दिस पर्टिकुलर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये आपके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। बैकबोन में न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये कट करते हैं। अब ये कैसे कट करते हैं? सबसे पहले क्या ये रैंडमली कट करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, डू दे कट रैंडमली? तो इसका बहुत बड़ा आंसर है नो, ठीक है। ये ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही कट करेंगे हमेशा। ऐसा जरूर, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं कि यार अच्छा ये अच्छा लग रहा है इसको काट देता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही कट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड देन क्लीव। मतलब एक पर्टिकुलर कोई एक ऐसा सीक्वेंस है जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसा होगा जिसको ये पहचानेंगे और फिर उसको क्लीव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ना दे आर दी रेड फ्लैग्स, ठीक है। अब देखो यार, तुम या मैं तो इन्हें बता नहीं रहे हैं कि ये वाला सीक्वेंस को कट करो या ये वाले सीक्वेंस को कट करो, हमने तो नहीं बताया। कौन बता रहा है? इन्हें कैसे पता चल रहा है कि यार ये वाला सीक्वेंस है जो मुझे कट करना है? Who is telling? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन बता रहा है का आंसर ये है बेटा जी कि इनको बता रहा है एक रिकॉग्निशन साइट। इस साइट को जिसको ये कट करते हैं उस साइट को रिकॉग्निशन साइट बोला जाता है। अब आप पूछोगे कि मैम रिकॉग्निशन साइट क्या है? सो बेसिकली जब मैं आपके रिकॉग्निशन साइट की बात करती हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द रिकॉग्निशन साइट, तो हर एक, जब मैं अपने सीक्वेंस को देखूंगी तो कुछ एक ऐसी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिकॉग्निशन साइट। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जल्दी से मुझे एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन चीज है जो आपको यहां पर नजर आ रही है, जल्दी बता दीजिए। सो अगर आप कॉमन चीज देखोगे तो आपका GAATTC इस तरफ से पढ़ रहे हो, और अगर आप इस तरफ से पढ़ रहे हो GAATTC इस तरफ से पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसे सीक्वेंसेस मिलेंगे, ऐसी साइट्स मिलेंगी जिसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो भी वो सेम है और राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो भी वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, दीज आर दी सीक्वेंस जिनको आप किसी भी तरफ से पढ़ो आप सेम वर्ड पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अड्डा, आप अड्डा को यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो, यू विल रीड अड्डा ओनली, है ना। मॉम, यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो, मॉम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैडम, यहां से पढ़ो मैडम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। डैड, दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाएगा। और आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल विच इज मलयालम, यहां से पढ़ो सेम पढ़ा जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक और एग्जाम्पल है नितिन। नितिन को यहां से पढ़ो नितिन ही पढ़ा जाएगा, नितिन का शितिन नहीं बन जाएगा, है ना। सो ये ऐसे सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं, ठीक है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसे पता है कि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस जैसे ही मुझे मिलेगा मुझे वहां पर क्लीव करना है, मैं वहां पर इसको अब क्लीव करूंगा। सो दीज आर नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड दे एक्ट एज द रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। अब ये बात हो गई कि यार ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जगह पे इस तरह से कट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम how were they discovered? How were they discovered? है ना, यही क्वेश्चन आता है, कैसे डिस्कवर हुए। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है बेटा जी। देखो हुआ क्या था, देयर वॉज वन साइंटिस्ट जिनका नाम था डब्ल्यू आर्बर। इन डब्ल्यू आर्बर जी ने फर्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करा। कैसे करा? इन्होंने देखा कि देयर इज वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है बेटा, इस बैक्टीरिया के ऊपर एक बैक्टीरियोफाज बैठा हुआ है। अब बैक्टीरियोफाज जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूं, बैक्टीरियोफाज इज बेसिकली अ वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसको हम लोग बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। इन्होंने देखा कि यार ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर बैक्टीरियोफाज बैठा हुआ और इस बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यार अगर ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई कर गया तो ये बैक्टीरिया तो खत्म हो जाएगा, इसका तो टाटा बाय बाय टेक केयर हो जाएगा, है ना। तो ये बैक्टीरिया भी तो अपने आप को बचाएगा ना, है ना। दिस बैक्टीरिया विल सेव इट फ्रॉम, मतलब अपने आप को ये बचाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली चीज ये है ना। अब ये कैसे बचाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली क्या करता है, इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स क्या करते, जिन मॉलिक्यूल ने बेसिकली क्या किया, इस जेनेटिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्लीव कर दिया, तोड़ दिया भाई साहब, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में क्लीव कर दिया गया। और ये सब बैठ के डब्ल्यू आर्बर जी जो है वो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल को भी क्लीव कर सकते हैं। सो यहां से डब्ल्यू आर्बर जी रियलाइज्ड that there are few molecules which can cleave the genetic material। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड था जब आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुए थे, ठीक है। क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है एक बार चैट बॉक्स में बता दो। कोई भी कंफ्यूजन है एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फटाफट से बता दो, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। अब ये डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। अब यार हम लोग जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम,
हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक्सोन्यूक्लिएजेस, और दूसरे होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस और एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अब जब मैं इन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस की बात करती हूं, एक्सो वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से यार। अब रिकॉर्डेड क्लास है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्टिव नहीं रहोगे आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि एक्सो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एंडो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप लोगों को मेरे को बताना है, जल्दी बताइए फटाफट से, बोलो। एग्जैक्टली है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सो मतलब आउटसाइड, है ना, एक्सो मतलब आउटसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, अब ये वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड, ये वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो बाहर वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करेंगे, है ना, आउटसाइड वाले टर्मिनल एंड वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करेंगे। और जब मैं एंडोन्यूक्लिएजेस की बात करती हूं, एंडोन्यूक्लिएजेस क्या है? इनसाइड, है ना। तो अगर ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये क्या है? कट करेंगे फ्रॉम दी इनसाइड। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इस तरह से इनसाइड से कट किया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें जो मेजरली पढ़ने हैं इन आर एनसीईआरटी, इट इज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अब जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की बात करती हूं, जब ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करते हैं ना, तो ये हमें दो तरह के एंड्स देते हैं। ठीक है, समझना, जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कट करते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, दे गिव अस टू टाइप्स ऑफ एंड। या तो ये हमें स्टिकी एंड्स देंगे, स्टिकी, जिनको हम लोग स्टैगर्ड एंड्स भी बोलते हैं, स्टैगर्ड। ठीक है, या तो ये हमें ब्लंट एंड्स भी देंगे। कौन से एंड्स देंगे? ब्लंट एंड्स भी देंगे। अब देखो, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। स्टिकी एंड क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सीक्वेंस है GAATTC और GAATTC। अब ये जो आपके स्टिकी एंड है कब प्रोड्यूस होगा? कब स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा? जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आएगा और इस सीक्वेंस पे अवे फ्रॉम दी सेंटर कट करेगा, यानी कि बिल्कुल बीच में से कट करने की जगह ये थोड़ा लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर ये कट करता है, तब हमें मिलता है आपका स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड क्यों बोल रहे हैं? देखो, अब जब ये इसको मैंने यहां पर कट करा तो मेरे पास एक ये वाला बचा और मेरे पास एक ये वाला बचा। दो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, है ना। तो मेरे पास एक कौन सा बचा है? मेरे पास एक ये, ठीक है, और दूसरा मेरे पास कौन सा बचा है? मेरे पास बचा है एक ये। अब यार हम सबको पता है, वी ऑल नो कि हमारा जो डीएनए है इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला रूल आता है। What does this complementarity वाला रूल says? ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला रूल होता है ये बोलता है कि यार देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि अगर इसको अपना कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर मिलेगा ये चिपक जाएगा, ये नहीं सोचेगा, ये आजू बाजू सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम कुछ नहीं सोचेगा, ये बस देखेगा कि मेरे को मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिल गया है, मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गया है, ये तुरंत चिपक जाएगा। मतलब ब्रेकअप के तुरंत बाद पैचअप करने के लिए रेडी है भैया कि कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। ठीक है, यूं नहीं है थोड़ा वेट कर ले, नहीं, तुरंत जाके चिपक जाना है। तो इसलिए इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बेस इधर खाली है जगह, तो खाली है, इनको कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलेगा, ये चिपक जाएगा भाई साहब। सो दीज टाइप ऑफ एंड्स आर नोन एज दी स्टिकी एंड्स।
वहीं पर जब मैं ब्लंट एंड्स की बात करती हूं तो ब्लंट एंड्स का एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और उसने बिल्कुल मिड ऑफ द सेंटर कट कर दिया, तो अब जब ये मिड ऑफ द सेंटर कट करेगा तो मुझे दो सीक्वेंस मिलेंगे इस तरह से, है ना। ये दो पोर्शन मेरे को मिले, एक ये वाला बन गया और एक बेटा जी ये वाला बन गया, ठीक है। अब यहां पर तो यार देखो, ये वो है कि एक बार ब्रेकअप हो गया, अब बेटा अब ये नहीं आएंगे किसी के साथ रिलेशनशिप में, इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, सिर्फ करियर पे फोकस होगा, अब कोई रोना धोना नहीं होगा, अब सिर्फ करियर पे फोकस होगा। तो यार ये इनको मतलब फिर ना इनकी अरेंज मैरिज ही करानी पड़ेगी जबरदस्ती, कर ले भाई साहब, हो गया दिल टूट गया, लेकिन तू कर ले, है ना। ऐसे करके इनकी जबरदस्ती शादी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब इसलिए इनको ब्लंट एंड्स बोलते हैं कि अब ये किसी से नहीं चिपकेंगे, खुद से इनको जबरदस्ती चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर कट कर रहा है तो उसको हम लोग वो प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड्स, और अगर सेंटर पे कट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लंट एंड्स के एग्जांपल की बात करती हूं तो वी हैव इको R5, वी हैव हिंद 2 एंड स्मा 1, ठीक है। इको R5, हिंद 2 और स्मा 1, ठीक है। वहीं पर जब स्टिकी एंड की बात करती हूं, स्टिकी एंड के एग्जांपल्स आर बाम H1, इको R1, बाम H1, इको R1, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका हिंद 3 और PST1, हिंद 3 और PST1। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया है आपने, हिंद 3, इको R1, PST1, इको R5, हिंद 2, स्मा 1, ऐसा लग रहा है कि बम फोड़े जा रहे हैं, बॉम्ब का नाम है। तो बेटा बॉम्ब का नाम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। तो अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, अब मैं नोमेनक्लेचर की बात करती हूं। तो हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, हिंद 2, ठीक है। ये नाम कैसे आया, तुम्हारा नाम किसने रखा था, मुझे पहले अब ये बताओ चैट बॉक्स में, सबके सब कमेंट बॉक्स में प्लीज लेट मी नो कि तुम लोगों का नाम किस किसने रखा था, किसने नाम रखा था। मम्मी ने रखा था, पापा ने रखा था, बुआ ने रखा था, चाची ने रखा था, दादी ने रखा था, दादा ने रखा था, मासी ने रखा था, फूफी ने रखा था, फूफा ने रखा था, किसने रखा था तुम्हारा नाम। क्योंकि इनका नाम इनके चाचा, दादा, दादी, मामा, मामी किसी ने नहीं रखा है, मम्मी पापा किसी ने नहीं रखा है। इनका नाम ना एक रूल के हिसाब से सेट होता है। वो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने जिस भी बैक्टीरिया से निकाला है उसके हिसाब पे इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि बैक्टीरिया के पास ही ऐसा सब्सटेंस है जो डीएनए को क्लीव कर सकता है, हमने देखा W आर्बर जी ने बताया था, है ना। तो अब देखो ये जो बैक्टीरिया है ये हमने एक्सट्रैक्ट करा है फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस क्या है, इट इज अ जीनस, और ये क्या है, ये उसकी स्पीशीज है। करेक्ट है, इतना करेक्ट है। अब यहां देखो H जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, IN इज रिप्रेजेंटिंग दी स्पीशीज, ठीक है। D रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर नंबर, कि किस ऑर्डर में ये वाला जो एंजाइम है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा एग्जांपल इज इको R1। अब ये जो इको R1 है ये किससे एक्सट्रैक्ट करा गया है, ई कोलाई से, इश्केरिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसमें जो ई वर्ड है ये इश्केरिया के ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज दी जीनस। CO जो वर्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग दी कोलाई यानी कि स्पीशीज, ठीक है। और R रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, ठीक है। और ये जो 1 है ये आपका ऑर्डर नंबर है।
करेक्ट। अब डब्ल्यू आर्बर्ट जी ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसी चीज है ये पता कर लिया था, बट क्या मैंने अब तक एक बार भी बोला कि डब्ल्यू आर्बर्ट जी ने ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया? बताओ, अभी तक मैंने जितनी चीज पढ़ाई है क्या मैंने एक बार भी बोला कि डब्ल्यू आर्बर्ट जी ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट करा? नहीं बोला, क्योंकि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ध्यान से सुनना, फर्स्ट restriction enzyme was isolated by Hamilton Smith। और कौन से ईयर में? 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और वो इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HIND2, ठीक है। ही एक्सट्रैक्टेड HIND2 फ्रॉम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कौन, किसने करा था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ने किया था, ठीक है। अब मेरे से पूछो कि अभी तक ना, अगर हम लोग देखेंगे, अगर अभी हम लोग देखेंगे 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains, ठीक है। तो ये जो दो नंबर है, ठीक है, 900 restriction enzyme have been isolated from 230 strains of bacteria, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई सब पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछे नहीं जाते तो इंपॉर्टेंट किस बात के, है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये आपका सब कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में था। अब आपको याद होगा जब हम लोगों ने जनरलाइज्ड प्रोसेस पढ़ा था, हमने देखा था ये हमारी डिजायरेबल जीन है, और हमने देखा था कि ये, एक मिनट, ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। फिर हमने इसको यहां से कट करा और इसको यहां से कट करा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी डिजायरेबल जीन का ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए था, ठीक है। इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड में से दिस पोर्शन आई वांटेड, क्योंकि ये मेरा डिजायरेबल वाला पार्ट था। अब एक क्वेश्चन है, क्या तुम इसको और इसको दो अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हो? हाँ या ना, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या तुम इसको, तुम्हारी डिजायरेबल जीन को और वेक्टर को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट से, जल्दी बोलो। आई होप अभी तक आंसर कर दिया होगा तुमने, निकम्मो। चलो मैं बताती हूं, नहीं कर सकते हो। हमें क्या करना है? वी हैव टू कट द वेक्टर विच इज दिस प्लाज्मिड and the desirable gene with same restriction enzyme। अब ऐसा क्यों? why same, अलग अलग क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जी, अगर मैं अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लूंगी, है ना, इफ आई टेक यूज अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, होगा क्या? मैं जब इसको यहां पर कट करूंगी तो मुझे अलग बेस का सीक्वेंस मिलेगा, और मुझे यहां पर देयर विल बी अ डिफरेंट बेस सीक्वेंस, है ना। तो बेटा मैं इनको जोड़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो नहीं होगी। अब क्योंकि आई हैव टू फॉलो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, क्योंकि तभी मैं उन दोनों को चिपका सकती हूं। आई हैव टू फॉलो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इसी वजह से मैं क्या करूंगी? आई विल यूज सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कोई टंटा पड़ेच ना, ठीक है। इसलिए मैं ये काम करूंगी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये तो हमने बात करी कि हमने काटा कैसे, है ना। इट साउंड्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये बात हुई कि हमने कट कैसे किया, है ना। अब बात कर लेते हैं कि यार हमें मॉलिक्यूलर ग्लू के बारे में पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइगेजेस।
लाइगेजेस आर दी एंजाइम्स जो कि वर्क करते हैं एज मॉलिक्यूलर ग्लू। वो काट रहा है, ये चिपका रहा है, ठीक है, वो कट करते जा रहा है, ये चिपकाए जा रहा है, वो कट करते जा रहा है, ये चिपकाए जा रहा है, सिंपल चल रहा है ये काम। सो जब मैं लाइगेजेस के बारे में बात करती हूं, ये क्या है, दे वर्क एज मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। अब ये क्या, अगर वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काट के, मतलब उसको काट रहा है, तो ये क्या करते हैं, इट फॉर्म्स दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, और इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने के वजह से ये दो स्ट्रैंड्स को आपस में चिपकाते हैं, और जब दो स्ट्रैंड्स को आपस में चिपकाते हैं, इसलिए इनको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल क्या है इसका, मैं आपको बता देती हूं। एग्जाम्पल इज T4 लाइगेसेस, ठीक है, एग्जाम्पल पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये क्या एंजाइम है, सोचो। मतलब चलो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और ग्लू के बारे में तो मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में। व्हाट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सोचो सोचो। सो बेसिकली जब मैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करती हूँ, एज वर्ड जहां पर भी आ रहा है, यानी कि वो कुछ तोड़ रहा है, कुछ अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली फॉस्फेट को रिमूव करने वाला, इट रिमूव दी फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब आप बोलोगे मैम ये जरूरी क्यों है, अगर हम 5' एंड को क्या कहते हैं हटाएंगे नहीं तो क्या मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं नहीं हटाती हूं, मान के चलो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं हटा रही फॉस्फेट को, तो क्या होगा फिर बेटा जी, फिर पता है क्या हो जाएगा, फिर बेटा जी देयर विल बी सेल्फ लाइगेशन, ये स्ट्रैंड आपस में ही चिपक जाएगा, और अगर सेल्फ लाइगेशन हुई फिर बेटा तुम फिर से कट करना, फिर तुम वो सेल्फ लाइगेट हो जाएगा, फिर कट करोगे फिर सेल्फ लाइगेट हो जाएगा, यानी कि वो आपके वेक्टर के साथ ज्वाइन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपस में ही सेल्फ लाइगेट कर लेगा। समझ आ रहा है। तो ये जो आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये यूज होता है टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। हम चाहते ही नहीं है कि कि सेल्फ लाइगेशन हो पाए, ठीक है। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हम लोग क्या करते हैं, हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। तो हमारा टूल्स की अगर मैं बात करूं तो वी आर डन विद 1 टूल, हमने एंजाइम वाला टूल कर लिया है। नाउ सेकेंड टूल जो होगा विच इज क्लोनिंग वेक्टर्स, ये और आपका थर्ड टूल विच इज द कॉम्पिटेंट होस्ट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इन आर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विच विल बी ऑन मंडे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देखो दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली ही लिया जाए, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि ये पूरी जो यूनिट है, पूरी यूनिट में बहुत सारे चैप्टर नहीं है, देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये जो 2 चैप्टर है बेसिकली, दीज 2 चैप्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट, सो क्या कहते हैं वेटेज वाले चैप्टर्स हैं।
10 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स ओनली। और अगर आपको ये पहला वाला प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस समझ आ गया ना, तो आपको एप्लीकेशन अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन एनी हाउ अगर आपको ये पहला चैप्टर समझ नहीं आया, फिर आपको अगला चैप्टर समझने में बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने वाले, मतलब आपके पूरे के पूरे, एक तो इस चैप्टर के और अगले चैप्टर के जो मार्क्स हैं, पूरे जो 40 मार्क्स अगर मैं नीट के हिसाब से बात करूं तो वो इसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। और बोर्ड्स के हिसाब से 12 नंबर इन 2 चैप्टर पे डिपेंड करते हैं, 6 फ्रॉम दिस चैप्टर, 6 फ्रॉम दी अदर चैप्टर। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको ढंग से पढ़िएगा। एंड मंडे मिलते हैं क्लास में। एंड सॉरी थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए, बट आई एम नॉट वेल, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आपको वीडियो फॉर्मेट में आप तक आपका लेक्चर दे दिया जाए। सो okay, all the best. Stay tuned on NCERT NEET Adda 24/7 and tata, bye bye, take care.